उधम सिंह नगर में 5वें उत्तराखंड राज्य खेल कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। लोगों ने किया भव्य स्वागत। खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए धामी सरकार चला रही है योजनाएं। उत्तराखंड में दंगा रोधी कानून पर सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में उपद्रव और दंगों का कोई स्थान नहीं। दंगा फसाद करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और अल्मोड़ा में बनेगा हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी पायलट प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मजबूत और टिकाऊ फाइबर कपड़े बनाने में होता है प्रयोग। किसानों को हिमालयन ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बंगाली समाज को मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा। सितारगंज ने जिला पंचायत बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। जिला पंचायत अध्यक्ष जल्द ही सीएम धामी से करेंगी बातचीत। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा। केंद्र सरकार ने हमेशा अच्छे फैसले लिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर भी अच्छा काम करेगी सरकार। बीजेपी जम्मू और हरियाणा में बनाएगी अपनी मजबूत सरकार। देहरादून में हुआ पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम। सीएम धामी ने किया खाकी में स्थित प्रयाग पुस्तक का विमोचन। ये पुस्तक पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने लिखी है। एडवर्ड जिम कॉर्बेट पार्क में खुलेगा 45 किलोमीटर का पहला और नया पर्यटन जोन। पर्यटकों उठा पाएंगे पैदल ट्रैक और जिप्सी सफारी का लुत्फ। यहां मिलेगी एडवर्ड जिम कॉर्बेट और काला डूंगी से जुड़ी जानकारी। टिहरी जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। कर्मचारियों को साफ सफाई के दिए निर्देश। साथ ही सफाई फाइल लंबित ना रखी जाए, इसके निर्देश दिए। देहरादून में बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया घर घर जनसंपर्क। आमजन को ग्रहण करा रहे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। साथ ही बीजेपी परिवार से जुड़ने की अपील की। देहरादून में सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण विभाग का जागरूकता अभियान। गाड़ियों में प्रदूषण के मानकों पर दिया जा रहा है खास फोकस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर पहुंचे थे, जहां सीएम धामी 5वां उत्तराखंड राज्य खेल 2024 में शामिल हुए। यहां स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि धामी सरकार प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। तो उधम सिंह नगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां 5वां उत्तराखंड राज्य खेल 2024 का आयोजन किया गया और यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया है। और धामी सरकार खिलाड़ियों के लिए नई योजनाएं जो है वो चला रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में दंगा रोधी कानून को राजभवन में मंजूरी मिलने पर राज्यपाल का आभार जताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य शांत प्रदेश है और यहां पर उपद्रव और दंगों का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगा फसाद करके सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने अब इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है और इसके लिए एक कड़ा कानून बनाया है। हमारा विधानसभा सत्र हुआ था, तो उसमें जो एक अध्यादेश था उसको हमने पारित किया था और राज्य के अंदर दंगा, प्रदर्शन, आंदोलन, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या समूह यदि सार्वजनिक संपत्ति को या निजी संपत्ति को हानि पहुंचाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति का उसको भरनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति उसको करनी पड़ेगी। यदि संबंधित विभाग या निजी संपत्ति वाला मालिक उसको
उसमें क्लेम करेगा तो। साथ में उसमें ये भी है कि यदि किसी को कोई ऐसा नुकसान हो जाए, जैसे आंखों की दृष्टि चली जाए, श्रवण शक्ति खत्म हो जाए, अंग भंग हो जाए, सिर और चेहरे का विरूपण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उसको अलग से नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इसकी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 7 लाख रुपए का जो मुआवजा उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को उसे देना पड़ेगा। और इसके लिए ट्रिब्यूनल बनेगा। ट्रिब्यूनल के माध्यम से 3 महीने के अंदर इसमें उसको संबंधित विभाग या व्यक्ति को उसमें क्लेम करना पड़ेगा, ताकि उस पर निर्णय हो सके। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति दंगा करने वाला, आंदोलन के दौरान या नुकसान पहुंचाने वाला, इस पे बहुत बड़ा एक जो आने वाले समय पे ये कानून बना है तो इस पे रोकथाम लगेगी। और जो अनावश्यक, ठीक है, प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके माध्यम से जो हुड़दंग करते थे, बसों को तोड़ते थे, किसी विभाग में गए तो आप उसमें ऑफिस के गेट तोड़ते थे या कुछ भी करते थे, इस प्रकार की क्षतिपूर्ति अब हमारे इस नियम के तहत, इस कानून के तहत। वो नुकसान करेगा उससे भरपाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो केवल दंगे में क्यों? ये तो जो भी राष्ट्र के या राज्य की संपत्ति का नुकसान करता है उससे वसूली होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय राज्य में इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी। बीजेपी अपने कुकर्मों को या मैं कहूं अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस तरीके के अध्यादेश लेके आ रही है। क्या कारण है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से अनेकों मामले इस राज्य में बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, चाहे वो अंकिता का मामला हो, चाहे बनभूलपुरा का मामला हो, चाहे वो दूसरे दंगे हों, चाहे वो यूपी की पुलिस की गोलाबारी में पंचायत के प्रतिनिधियों के परिवारजनों का की हत्या हो, चाहे वो अन्य किस्म के कारण हो, राष्ट्रपति के आने पे जो है करोड़ों की चोरी उनके रूट के बगल में हो जाती हो, चाहे वो इनके मंडल अध्यक्ष, दो मंडल अध्यक्ष इस समय जमानत में है, चंपावत के भी और सल्ट के भी, चाहे इनके दुख संघ के चेयरमैन जो है वो भागे फिर रहे हैं, उनके पीछे पुलिस दौड़ रही है। तो ये पहले अपने कार्यकर्ताओं को ठीक कर दें तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी। और जो ये नैरेटिव सेट करना की कोशिश पिछले मैं कई समय से देख रहा हूँ, जो असली भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ बीजेपी के एक पार्षद ने एक मामला उठाया था सहस्त्रधारा रोड का, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो सूचना के अधिकार में भी वो मामला सही पाया गया। थाने के बगल की जमीन जो है खुर्द-बुर्द करने की कोशिश हुई, इनमें कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन 6x4 की मज़ार पे कार्रवाई करने की बात होती है, लव जिहाद की बात होती है, लेकिन जो बेटियों के बलात्कार हो रहे उस पे कोई बात नहीं होती। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी के लिए अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। अल्मोड़ा में अपने घर पहुंचे टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी में रेशा निकालकर इसकी कताई बुनाई कर मार्केट भेजने के लिए काम किया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंचे अजय टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में की जाती है, जिसको देखते हुए उन्होंने भी अपने घर में हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती कर इसे उगाया है। टम्टा ने कहा कि प्राकृतिक फाइबर देने वाला ये पौधा मजबूत और टिकाऊ फाइबर कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड में किसानों को हिमालयन ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे किसानों को कई तरह से फायदा भी पहुंचेगा। काम कर रहा हूँ, बहुत सारे नेचुरल फाइबर पर काम कर रहा हूँ। इसमें हमने एक ये हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी, जो कि खुद मेरे घर के अंदर ही मैंने घर के खेतों पे ही इसको लगाया है और काफ़ी टाइम से मैं इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ साइंटिस्ट मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से भी हमने इसको काम किया है। ये रेमी का रेशा है, ये रेशे को हम इसके अंदर फाइबर है, इस फाइबर पे इस खेती पर भी बहुत सारी जगह खेती करते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी खेती करते हैं। चूँकि ये मॉइस्चर लेता है तो इसलिए ये हिमालय मतलब हाई एल्टीट्यूड में ही ज़्यादा अच्छा होता है और जितना हाई एल्टीट्यूड में होगा उतना फाइन रेशा इसमें निकलेगा। और ये फाइन रेशा निकलने के बाद हमने इसकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को करने के बाद पहली बार इतना फाइन फाइबर
हमारा निकला है, जो कि कपड़ा बनाने के लिए, हर प्रकार के कपड़े के लिए सबसे बहुत बेहतरीन है, और ये होलो फाइबर है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने ये प्रस्ताव रखा। इसके बाद सदन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया। आपको ये भी बताते चले कि जिला पंचायत देश का सबसे बड़ा तीसरा सदन है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार जल्द ही मुख्यमंत्री धामी से मिलकर इस संबंध में बातचीत करेंगी। बीते शुक्रवार को बंगाली समाज ने अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में रुद्रपुर गांधी पार्क में सम्मेलन किया था। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा अच्छे फैसले किए हैं और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को खत्म किया गया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण किया गया, इसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सरकार अच्छा काम करेगी, क्योंकि आज ये देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। वहीं जम्मू और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि उन्हें भी चुनाव प्रचार में जाना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहे केंद्र सरकार के कामकाज को देखकर जनता इस बार दोनों ही राज्यों में बीजेपी के साथ और हम दोनों जगह मजबूती से सरकार बनाएंगे। देखिए क्या है कि ये अच्छे फैसले और पूरे देश के अंदर हमने हमेशा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक और अच्छे फैसले लिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा धारा 370 35A खत्म किया, अयोध्या प्रभु राम का मंदिर बनना, एक राशन कार्ड, एक व्यवस्था की है। उसी प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन ये पूरे देश की मांग है, अच्छी मांग है और इसको आने वाले समय के अंदर देश के अच्छे निर्णय के लिए किया। जम्मू मुझे भी जाना है, मेरे को भी सभाएँ हैं और जम्मू और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आने वाले टाइम के अंदर हम सब लोग ऐतिहासिक बहुमत से वहाँ सरकार बनाएंगे, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जम्मू कश्मीर का और साथ में हमारे हरियाणा का जो विकास लगातार पिछले वर्षों से हुआ है वो तेज़ गति से होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी की पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अनिल कुमार रतूड़ी ने लंबे समय तक पुलिस में रहकर उत्कृष्ट कार्य किए, उसी पर आधारित अपने अनुभव को उन्होंने इस किताब में साझा किया है। उन्होंने कहा कि इस किताब से लोगों को पुलिस के प्रति जागरूक होने का अवसर भी मिलेगा। ये पुस्तक एक आईपीएस की स्मृतियां और अनुभव पर आधारित है। इस पुस्तक में कुछ चुनिंदा घटनाओं का वर्णन किया गया है। सफलता और असफलता में एक समान रहने का और वर्णन किया गया है। और सीएम ने कहा कि एक साहित्यकार जब पुस्तक लिखता है तो उसका लगाव सीधा प्रभु से होता है। इसके साथ ही रोचकता के साथ इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का काम किया गया है। महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के श्री अनिल रतूड़ी जी की आज पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ, उसका आज ये विमोचन था। और वो ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपनी जीवटता से काम किया है, अपने कर्तव्य को निभाया है, हर मुश्किल और कठिन चुनौती का सामना किया है। वो सारे अनुभव उस पुस्तक में हैं और निश्चित रूप से पुस्तक और हमारे दोनों दंपति अनिल जी और राधा जी
हमारे सभी अधिकारी वर्ग के लिए एक मिसाल के रूप में उनका जीवन है, सादगी है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। ये हमें खुद भी मैं कहता हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, आप सब लोगों को भी पढ़नी चाहिए और अपने बच्चों को भी लेनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके भविष्य के निर्माण में कठिन दिनों में काम आएगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। विश्व प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कॉर्बेट और कॉर्बेट साहब के नाम से प्रसिद्ध एडवर्ड जिम कॉर्बेट के घर से एक नया पर्यटन जोन खोला जा रहा है, जिसमें कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी में सफारी की जानकारी मिलेगी। आपको ये भी बताते चले कि नया पर्यटन 45 किलोमीटर का होगा, जिसमें पर्यटक पैदल ट्रैक के साथ ही जिप्सी सफारी का भी लुत्फ उठा पाएंगे। आने वाले नवंबर में पर्यटक जंगल सफारी और पैदल ट्रैक से मदद की एडवर्ड जिम कॉर्बेट के जीवन और काला डूंगी से जुड़ी एक एक जानकारी ले पाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि रामनगर वन प्रभाग काला डूंगी में एक नया जोन कॉर्बेट हेरिटेज सफारी शुरू करने जा रहा है, जहां रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ दिगंगत नायक ने बताया कि काला डूंगी में छोटी हल्द्वानी से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया और पहला गेट खोला जा रहा है। नवंबर में खुलने वाले इस गेट का नाम कॉर्बेट हेरिटेज सफारी रखा गया। उन्होंने बताया कि पर्यटक काला डूंगी से पवलगढ़ तक जंगल सफारी करेंगे। इस वन वे पर्यटन गेट में पैदल ट्रैक भी शामिल है। डीएफओ ने बताया कि काला डूंगी में हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक कॉर्बेट म्यूजियम, आयरन फाउंड्री, कॉर्बेट ट्रेल, बर्ड वॉचिंग और एडवर्ड जिम कॉर्बेट के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक इसमें जंगल सफारी का लुत्फ उठा पाएंगे और 10 किलोमीटर का ट्रैक घने जंगल से होकर गुजरेगा, जिसमें ग्रासलैंड, सादरी चौड़ और मिश्रित साल का जंगल शामिल है। इन स्थानों पर सैलानियों को बाघ, तेंदुआ, हाथी समेत कई वन जीवों देखने की उनको मिलेगा। और कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के सदस्य मोहन चंद पांडे ने कहा है कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही छोटी हल्द्वानी के एडवर्ड जिम कॉर्बेट के पूरे जीवन के बारे में जानकारी भी मिलेगी। देखिए, कॉर्बेट जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे दो टाइप के पर्यटक आते हैं। एक तो जो कॉर्बेट के नेशनल पार्क को एंजॉय करने आते हैं, उसके साथ साथ ये भी आते हैं जो कॉर्बेट की किताब पढ़ के कॉर्बेट के लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए भी आते हैं। तो इनको देखते हुए और ये टूरिज्म को कालाडूंगी में भी बढ़ावा देने के लिए एक नया जोन खोले जा रहा है, यहाँ पे ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के नाम से खोल रहे हैं। तो इसमें ये है कि जो भी कॉर्बेट के बुक्स में मेंशन थे, जैसे कि उनका विंटर रेसिडेंस जो कालाडूंगी छोटी हल्द्वानी में है, उनके गांव, वहाँ के आयरन फाउंड्री और गौर नदी में जो जाते थे वो नहाने के लिए, या वहाँ पे साननी चौड़ या भूमका चौड़ में जहाँ उन्होंने पवलगढ़, बैचलर ऑफ पवलगढ़ को मारा था, तो ये सारा इनका जो बुक्स में जो मेंशन्ड है उसको एक लेके एक पूरा ही हेरिटेज सर्किट बनाया है, जो टोटल 45 किलोमीटर का सर्किट रहेगा। टिहरी मयूर दीक्षित ने शनिवार को कलेक्ट्रेट का निरीक्षण कर कर्मचारियों को साफ सफाई का निर्देश दिया। जिलाधिकारी टिहरी ने प्रशासनिक संग्रह, मुख्य राजस्व लेखाकार सहित सभी पटल का निरीक्षण कर कर्मचारियों से फाइलों को दुरुस्त रखना, कोई भी फाइल पेंडिंग ना हो, इसके लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान कहा कि कर्मचारियों की अपनी पटल पर कोई भी फाइल लंबित ना रहे। जिलाधिकारी टिहरी ने कर्मचारियों को अपने आई कार्ड रखने के भी निर्देश जारी किए हैं और साथ ही साथ जिलाधिकारी के साथ अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। पटलों का विस्तृत निरीक्षण किया गया है और इसमें कुछ पटलों में कमियां भी पाई गई हैं, जैसे कि कई जगह कुछ पेंडेंसीज मिली हैं, फाइलों का रखरखाव कई जगह पे ठीक नहीं मिला है और साथ ही नंबरिंग, उसका जो इंडेक्सेशन है वो भी कई जगह इम्प्रॉपर है। कुछ पटलों पे संतोषजनक कार्रवाई की गई है, जहाँ पे पेंडेंसी कम है और फाइलों का रखरखाव भी अच्छा है। तो इस क्रम में जहाँ जहाँ पे कमियां मिली हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है और कई कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा जिनके द्वारा लापरवाही की गई है उनको शोकॉज नोटिस भी जारी करेंगे और जिनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उनको हम प्रशस्ति पत्र भी देंगे।
खटीमा के भारत नेपाल सीमा पर मेलाघाट में वन मोहल्लों में वन क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया था, जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त कर दिया है। और वही पोल्ट्री फार्म के मालिक अर्जुन का कहना है कि वन विभाग ने 2-3 दिन पहले ही उनको सूचित किया था। अब उनका पोल्ट्री फार्म नष्ट कर दिया गया है। यहाँ क्षेत्र में अन्य पोल्ट्री फार्म और अतिक्रमण है और उनको छोड़कर सिर्फ उसी पर कार्रवाई की गई। राहुल मिश्रा, प्रशिक्षु आईपीएस और खटीमा का कहना है कि एक व्यक्ति के वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा था, जिस पर पुलिस विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग और एसबी ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म का अतिक्रमण गिराया है। दिन हो गए थे बच्चों को डाले हुए और हमने लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा किया था और मुर्गी के बच्चे दाने सब लाए थे। अब काफ़ी नुकसान हो गया। हमें पहले से फॉरेस्ट विभाग ने सूचित भी नहीं किया था। 3 दिन का मोहलत देके और आज आके बच्चों को निकलवा के और खोल खाल के तोड़ फोड़ करने के लिए बात कह रही है। और अब खोलने का हम यही कह रहे हैं, खोल के हटा देंगे। अब हमारे संग तो बहुत बड़ी घटना हो गई और बाकी अब हमें यही दावा करेंगे, हमें कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतने वो है नहीं और हमने इधर उधर से कर्ज लेके भी बनाया था। सबसे बड़ी कमी तो फॉरेस्ट विभाग की है, जिसने पहले से हमें सूचित नहीं किया। और यहाँ अनेकों फार्म है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और हमारे संग बहुत बड़ा घटना किया गया है और हमें ही चिन्हित करके हमें ही निशाना बनाया गया। पता नहीं किस लिए, क्या दुश्मनी थी हमसे, जो हमें इतना बड़ा मुद्दा बना के हमारे संग आज ये घटना घटी है। पहला ही बैच डाला था अभी हमने और 6 महीने से बना हुआ फार्म था पहले। हमें किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया। जो एसएसबी की बॉर्डर आउटपोस्ट है, उसी के सामने किसी के द्वारा अवैध रूप से पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया गया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको मुनादी भी की और इनको बाकायदा विधिवत नोटिस भी इनको सर्व किया था, लेकिन इन्होंने आज तक खाली नहीं किया है। लिहाजा सब हम मौके में आए हैं, एसएसबी आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया है और इसको आज हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं। देखिए, जो नुकसान की बात है, नुकसान तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो कंपनी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इनको दिया है, ये लगभग बता रहे हैं कि 5 लाख का, उनको देखना चाहिए था कि इसकी ओनरशिप क्या है। बिना ओनरशिप चेक किए सरकारी भूमि में अगर वो कोई भी कंपनी को ये प्रोजेक्ट देती है तो कंपनी की गलती मानी जाएगी। वो वन विभाग की ज़मीन पे अतिक्रमण था और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, वन क्षेत्र अधिकारी, प्रभागीय वन क्षेत्र अधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी, उनके आदेश अनुसार इसको तोड़ने की प्रक्रिया कल से जारी है। कल 4 बजे से जारी है और इसमें प्रशासन की मदद भी ली है, हमने पुलिस विभाग की मदद भी ली है और एसएसबी की मदद भी ली है और अभी भी ये जारी है। कल देर रात तक जारी रहा है और अभी इसको पूरी तरह हटाने की कार्रवाई जारी है। नहीं, एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, उसने नया अतिक्रमण बनाया है, इसलिए उसको हटाना अनिवार्य है। मुनादी भी की गई थी, सब कुछ बताया गया था इनको, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने हटाया नहीं। हमने टाइम दिया था, जितना अनुचित टाइम होता है उतना सब कुछ दिया गया था, पूरी प्रक्रिया की गई है। उसके बाद भी उन्होंने नहीं हटाया तो हमको सबकी मदद लेके, प्रशासन, पुलिस और एसएसबी, उसकी मदद लेके हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हल्द्वानी में विधवा महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में लालकुआं कोतवाली में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में मुकेश बोरा फरार चल रहा है। ऐसे में पुलिस ने उसकी घर की कुर्की की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहिनी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी के पैतृक गांव नैनीताल के चूड़ीगाड़ घर के अलावा हल्द्वानी में किराए के आवास पर कुर्की की गई, जिसके तहत घर के घरेलू सामान की कुर्की की गई है। पूरी कार्रवाई लालकुआं कोतवाली पुलिस ने की। इधर एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि मुकेश बोरा की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने मुकेश बोरा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर उसके घर के बाहर नोटिस लगाकर और उद्घोष की कार्रवाई की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अगर आरोपी पुलिस को आत्मसमर्पण नहीं करता तो कोर्ट से आदेश लेकर उसको मोस्ट वांटेड और इनाम घोषित किया जाएगा।
आपको ये भी बताते चले कि नैनीताल दूध उत्पादक सरकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर एक महिला ने 3 सालों से शारीरिक शोषण करने और अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए लालकुआं कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। मुकेश बोरा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है। उसने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद से आरोपी जो है वो फरार चल रहा है। घटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम एक्टिव हो रखी और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका तराशी का वारंट भी हमने ले रखा है, तो जल्दी ही मुकेश बोरा की संपत्ति की पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पहले कुर्की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। घटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम एक्टिव हो रखी और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका तराशी का वारंट भी हमने ले रखा है, तो जल्दी ही मुकेश बोरा की संपत्ति की पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पहले कुर्की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। घटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम एक्टिव हो रखी और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका तराशी का वारंट भी हमने ले रखा है, तो जल्दी ही मुकेश बोरा की संपत्ति की पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पहले कुर्की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। घटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम एक्टिव हो रखी और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका तराशी का वारंट भी सफदर खाल के पलोटा गांव के ग्राम प्रधान धीरेन्द्र सिंह पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में ग्राम प्रधान के सिर और पैर पर गंभीर चोटें आई। वहीं ग्राम प्रधान की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने हमलावर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उस पर हथौड़ी से अचानक हमला कर दिया। ग्रामीणों ने हमले में घायल प्रधान को उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया, जहां प्रधान की उपचार उसका चल रहा है।